class. This is the another course I shall start with you boys is project management. So first of all, I can share my screen with you and initiate the chapter number 1 of the subject project management. This is the introductory chapter of this course, and here this chapter is consist of two lectures, lecture number 1 and lecture number 2. The course code of this subject is CT312 and this is belong to the year of study third year. अच्छा, ये एक बड़ा वर्सेटाइल कोर्स है. इसमें हम ज़्यादातर जो बात करेंगे वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, इंसिडेंट्स पे और इवेंट्स पे करेंगे. यानी कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई टेक्निकल वे आउट नहीं है चीज़ों को सॉल्व करने का. ये सारा कुछ जो मैटर करेगा आपके ऊपर करेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर करेगा. ठीक है, इसकी थ्योरीज हैं डिफरेंट, लेकिन इसका कोई लॉजिकल वे नहीं है कि हमें इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना है या कैसे टैकल करना है. ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी मेंटालिटी के ऊपर और आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के ऊपर. तो बेसिकली दिस इज द आर्ट कोर्स ऑफ द साइंस फील्ड. ये एक तरीके का आर्ट कोर्स है जिसमें हम सिर्फ अपने यानी कि क्रिएटिविटी के बिहाफ पे इस सब्जेक्ट को हैंडल करेंगे. अच्छा, इस कोर्स में मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी बताऊंगी जो आपके सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा. जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन फिजिकल क्लासेस का अभी कुछ नहीं पता कि कब ऑन होती हैं. तो उस वक्त तक हम अपना इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट भी डिस्कस नहीं कर सकते. जाहिर सी बात है, हर बच्चा अपना प्रोजेक्ट बनाता है अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, तो वो तो अभी आप लोग नहीं कर सकेंगे. ठीक है, आप सोच के रखेंगे क्या चीज़ बनानी है, उस पर कोई डिस्कशन है तो आप मुझे इसकी क्वेरीज सेंड कर दें मेरी ईमेल आईडी पे. आई ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर्स फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स. लेकिन उसकी फिर जो भी कोई चीज़ होगी वो हम यहीं डिस्कस करेंगे और इस तरीके से ये कोर्स कंटेंट हमारा क्रिएटिविटी के बिहाफ पे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपनी भी कुछ थ्योरीज हैं, कॉन्सिक्वेंसीज हैं, आइडियाज़ हैं, फिर आपका वो सब्जेक्ट भी इसमें मर्ज हो जाएगा. तो इस तरीके से ये हमारा ना सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स रहेगा बल्कि इसमें सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट भी इंक्लूड हो जाएगा. आपको प्रोजेक्ट से लेके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी टास्क डिस्कस करने हैं, वो आप मुझे वाया ईमेल अपनी क्वेरीज को सेंड करें. आई विल डिस्कस्ड इन दिस कोर्स कोड. तो एक तरीके से हमारा सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्लासेस वैसे भी मैं मर्ज कर दी थी और इन दोनों की क्लासेस नॉर्मली एक ही दिन होती थी, तो हमारे टोटल 4 पीरियड्स हो जाते थे उस दिन. तो मैं जिसमें से 1 घंटा मैं आपको चीज़ें बता देती थी और आप 1 घंटा अपना काम करते थे. तो अब जो कि ये पेंडेमिक सिचुएशन है तो मैं 1 घंटा अपना काम तो यहाँ करूँगी, तो 1 घंटे का जो काम है वो आप अपने अपने घरों में करेंगे और उसके आइडियाज़ या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है वो मुझे सेंड करेंगे. फिर मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ डिस्कस करूँगी आपके साथ. तो let's move on the slides and initiate our chapters. सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि इसमें इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ दी हुई है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है. आपने सॉइल देखा, आपने कंक्रीट देखा, आपने इससे पहले मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर देखा, आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स देखे, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स तक देखी कि फला चीज़ किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होती है. मगर ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको अपना प्रोजेक्ट हैंडल करना सिखाया जाएगा, आपके प्रोजेक्ट के फेसेस के बारे में बताया जाएगा, आपको आगाही दी जाएगी कि आपको किन किन पैरामीटर्स पे काम करना है और अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल स्टोरी में कन्वर्ट करना है. In brief, project management objectives are the successful development of the project procedure of initiation, planning, execution, regulation, and closure, as well as the guidance of the project team's operation towards achieving all the agreed upon goals with the set scope, time, quality, and budget standards.
बेटा हमें इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो बेसिकली हमें अपने प्रोजेक्ट को कैसे इनिशिएट करना है, प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, रेगुलेट करना है और उस पर गाइडेंस देनी है उसकी ऑपरेशन वर्क्स पे, जैसे कंक्रीटिंग हो रही है, स्लैब बन रहा है, बीम बन रहा है, डिफरेंट चीज़ें बन रही हैं और उन सब से तैयार होके एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बन रहा है जिसको हम अपना गोल कह रहे हैं। और उसको ज़रूरी है कि वो टाइम विद इन टाइम कंप्लीट हो, विद इन द बजट स्टैंडर्ड जो हमने रखा हुआ है उस अकॉर्डिंग टू द बजट रेडी हो और उसमें क्वालिटी का भी खास मयार हो। प्रोजेक्ट्स हैं क्या? बेसिकली प्रोजेक्ट्स आर टेम्पररी एंड इन अ सेंस यूनिक एंडिवियर्स। टेम्पररी बिकॉज they only happen once and have a specific duration, and unique in that they are not routine enterprises but a set of procedure intended to produce a singular product, outcome, service or result. सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अचीवमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। एक टेम्पररी और यूनिक एंडिवर्स है। यूनिक कैसे है बेटा? अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं मैकडॉनल्ड की तरफ से, आपने मैकडॉनल्ड के रेस्टोरेंट बनाने हैं। अब आप बोलेंगे मैडम हाउ दे आर यूनिक फ्रॉम ईच अदर। वो ऐसे बेटा कि देखिए उसका इंटीरियर सेम है, ईच एंड एवरीथिंग सेम है, फ्रेंचाइज सेम है, रेट सेम है, मेन्यू सेम है, अंदर का सारा इंटीरियर सेम है, इवन द स्क्वायर यार्ड्स यानी कि उसका एरिया ऑफ द प्लॉट भी सेम है। मगर उसमें यूनिकनेस क्या है? जगह, लोकेशन। एक अगर मिलेनियम पे बना हुआ है तो एक 4FSL पे बना हुआ है। अब यहाँ पे यूनिकनेस क्या है? लोकेशन की। इसी तरीके से हर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक होगा बेटा, इसीलिए हर प्रोजेक्ट को यूनिक कहा गया है। और इसमें हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है? इसमें सर्विसेज, इसके रिजल्ट्स का और इसके आउटकम का। और ये टेम्परेरी भी हैं। कोई भी प्रोजेक्ट परमानेंट नहीं होता। एक वक्त तक तो एग्जीक्यूशन होती है, एग्जीक्यूशन के बाद स्टार्टअप होता है, उसके 2-3 महीने बाद वो टेम्पररी हो जाता है क्योंकि अब उस पर मजीद कंस्ट्रक्शन नहीं होनी और वो प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, वो कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाएगा, यानी कि डिलीवर टू द कस्टमर्स हो जाएगा। तो वो आपका प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, अब वो उनका इस्तेमाल में आ गया तो वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। जो अब तक आपके लिए एक प्रोजेक्ट था वो 2-3 मंथ्स बाद आफ्टर द एग्जीक्यूशन वो प्रॉपर्टी हो जाएगी फॉर द कस्टमर। तो इसीलिए प्रोजेक्ट तो ये हो गया आपका। और उसमें हमें अब मैनेजमेंट क्या करनी है? हमें उसका इनिशिएशन देखना है कि वो इनिशिएट कैसे लेना है, उसकी प्लानिंग क्या क्या होगी, उसको एग्जीक्यूट कैसे कराना है, उसकी वर्किंग कैसे करानी है, उसको कानूनी तौर पे कैसे सही साबित करना है। और उसके साथ उसका स्कोप भी होना चाहिए, यानी कि वो आप बनाया है तो उसके पीछे रीज़न भी होना चाहिए कि भाई आपने ये क्यों बनाया है। उसमें टाइम मैनेजमेंट भी होगी, उसमें चीज़ों की क्वालिटी को भी देखा जाएगा और उसमें आपके बजट स्टैंडर्ड्स भी फॉलो होंगे। आपके बजट से ज़्यादा अगर वो बनेगा तो आपको इससे तो नुकसान हो जाएगा। अगर वो टाइम पे तैयार नहीं होगा तो आपका कस्टमर आपसे बुरा मान जाएगा। तो हर एक चीज़ की अपनी यूनिकनेस बरकरार है। तो हर प्रोजेक्ट में अलग अलग सुनेरियोज होते हैं, अलग अलग सुनेरियोज पे काम होता है। अगर किसी ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार कर ली सक्सेसफुली, ज़रूरी नहीं कि वो अगली मल्टी स्टोरी भी इतनी सक्सेसफुली तैयार करे। उसको उसमें क्या पता इतने हर्डल्स और हिंड्रेंस ना आई हो जितनी अलग बिल्डिंग में आई हो। उसको वहाँ पे जो टीम है, लेबर टीम है, मेसन टीम है, सारी टीम्स अच्छी मिल गई हो। यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को ये सब अच्छा ना मिला और उसका प्रोजेक्ट डिले हो जाए। तो इसी तरीके से हर प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में, उसकी एग्जीक्यूशन में अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको टैकल करने का तरीका भी अलग होता है। क्या पता आप यहाँ पे हेड बन के लोगों से काम करवा रहे हो डिक्टेटरशिप के थ्रू, तो क्या पता कहीं चले कहीं ना चले, कहीं आपके होते हैं ना आपके सर पे सवार लोग, क्या पता इस तरह के लोग आपके सर पर सवार हो जाए, आप काम ना कर सकें इस सिचुएशन में। तो इसीलिए मैंने कहा है कि दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ आर्ट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, यानी कि ये एक साइंस टेक्नोलॉजी में आर्ट का सब्जेक्ट है जिसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है हर प्रोजेक्ट के अंदर कि आप उसको कैसे मैनेज करेंगे या कैसे हैंडल करेंगे।
सबसे पहले जो पॉइंट है, द सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल प्रोजेक्ट प्रोसीजर्स। आपने जो भी डेवलपमेंट करनी, इम्प्लीमेंटेशन करनी, वो सक्सेसफुली सारे प्रोजेक्ट प्रोसीजर पे अप्लाई हो। ठीक है, ये ना हो कि आप एक प्रोजेक्ट में अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट में अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आप अपने आप को टाइकॉन बनाएं। ठीक है, लोगों को पता हो कि मैं इस प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ काम कर रहा हूँ तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है, मुझे इसी हवाले से इनके साथ काम करना होगा। और अगर कहीं आपको सिचुएशन टेढ़ी मिल जाए तो अगेन इट्स योर क्रिएटिविटी कि आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं उस सिचुएशन को। प्रोडक्टिव गाइडेंस, एफिशिएंट कम्युनिकेशन एंड अ पार्ट सुपरविजन ऑफ द प्रोजेक्ट्स टीम। आपने जो भी गाइडेंस देनी है अपनी टीम को, वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए। ये ना हो कि आप सिर्फ बातें करें, ठीक है, और जब प्रोडक्टिविटी का टाइम आए तो आप सबसे बड़े जीरो आप ही हों। ऐसा भी होता है कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, और जब काम का वक्त आता है तो वो सबसे बैक पे नजर आते हैं। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट मैनेजर्स का इस तरह का एटीट्यूड नहीं चलेगा। हम बात तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कर रहे हैं, मगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली कौन टैकल करता है पूरा मामला? प्रोजेक्ट मैनेजर। इसलिए बात आके मेरी हमेशा खत्म होगी प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर। प्रोजेक्ट मैनेजर एक तरह का आपका हेड होता है जो आपकी पूरी टीम को चलाता है। अगर वो ही ठीक नहीं होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल किबला दुरुस्त नहीं होगा, तो मौलाना साहब के साथ नमाज किसी की भी कबूल नहीं होगी, क्योंकि नमाज में किबला जो है वो फर्स्ट मैंडेटरी प्रायोरिटी चीज़ है कि अगर ये नहीं होगा, अगर ये फला चीज़ से फला एंगल से इतना डेविएट हो जाएगा तो नमाज कबूल नहीं होगी। तो इसी तरीके से अगर प्रोजेक्ट मैनेजर आपका ठीक नहीं होगा तो आपका प्रोजेक्ट में काम ठीक तरीके से नहीं होगा और आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चल ही नहीं सकती है, क्योंकि चलाने वाला तो खुद मैनेजर है ना इटसेल्फ। उसकी कम्युनिकेशन और उसकी सुपरविजन पूरी टीम के ऊपर होगी, यानी कि उसका कम्युनिकेशन भी होगा, उसका सुपरविजन भी होगा। ये नहीं कि बंदा खुद टीम लीडर बना हुआ है और वो खुद डिसीजन कर रहा है, वो अपनी टीम से किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन नहीं रखता, उसको किसी भी किस्म से गाइड नहीं करता, ना उनको सुपरवाइज करता है, बस वो आता है एज अ डिक्टेटर अपना फैसला सुना देता है। तो ये काम कहीं कहीं तो आपका चल जाएगा, लेकिन मोस्टली इस किस्म के एटीट्यूड के साथ आपने अल्टीमेटली फेल ही होना है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है द अचीवमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स मेन गोल विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट्स। आपके प्रोजेक्ट को अचीवमेंट कब मिलेगी बेटा? जब आपका प्रोजेक्ट विद इन अ टाइम कंप्लीट होगा और उस स्पेसिफाइड क्वालिटी के साथ जिसका आपने प्रॉमिस किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक जगह पे फ्लैट बुक करवाया, ठीक है, उन्होंने मुझे उसको टेन्योर दिया कि 6 या अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स तक रेडी हो जाएगा। 13 ईयर्स हो गए हैं, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी उसमें कुछ ना कुछ रहता है। तो इसका मतलब है कि आप उसकी अचीवमेंट करने में फेल हो गए। अब आप अपना कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कोई उसमें बुक नहीं करवाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई आपने तो अपनी मार्केट वैल्यू गिरा दी, आपने 6 की बजाय 7 की बजाय उसे 13 साल में कंप्लीट किया है। तो इस हिसाब से आपने उसमें टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं रखा, तो लोग आपसे, आपकी मैनेजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो आपकी टीम की, आपकी इनके कंपनी के साथ किसी भी किस्म का कांटेक्ट नहीं रखेंगे। अब इसी तरीके से आपने प्रॉमिस किया था कि ऐसी क्वालिटी होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा इंटीरियर होगा, हम आपको फिनिश करके देंगे। आपने बिल्डिंग तो तैयार कर दी विद इन अ टाइम लिमिट, बट आपने फिनिशेस नहीं करवा के दिए। आपने वादा किया था कि आप किचन बनवा के देंगे, आप कुछ इंटीरियर्स भी करवा के देंगे, लाइक पेंट्स हो गया, लाइक रूफ वर्किंग हो गई, आपने ये सब फुलफिल नहीं किया। तो आपने प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर लिया विद टाइम कंस्ट्रेंट, मगर आप क्वालिटी में मार खा गए। अगेन आपकी मैनेजमेंट के साथ कोई भी प्रोजेक्ट करना पसंद नहीं करेगा। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द एलोकेटेड नेसेसरी इनपुट्स, यानी कि आपने जितने भी इनपुट्स है उसमें ऑप्टिमाइज डिसीजन लेना है। ये नहीं कि ज़्यादा के चक्कर में आप कम से भी गए। आप उतना काम को ऑप्टिमाइज करोगे जितना आप कर सकते हो, आप उतना प्रॉमिस करोगे जितना आप अपना कर सकते हो। आपने एक प्रोजेक्ट 15 मंजिल की बिल्डिंग 5 साल में बना के रेडी तैयार करके लोगों को दे दी, तो अब आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अगली बिल्डिंग भी 5 ईयर्स में कंप्लीट कर सकता हूँ। ऐसा ही है, कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो होगा ना। चले आप किसी वजह से, कोई कंटेंजेंसी फैक्टर्स की वजह से आप 5.5-6 साल में करते हैं, वो एक अलग बात है। या वहाँ पे कोई लोकेशन का इशू है, या आपके मेसन लेबर्स या आपका जो भी मैन पावर है वो आपको तंग कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस तो है ना कि मैं 5 साल में कर चुका हूँ,
तो दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन। ये नहीं कि आप बोलेंगे मैं 5 साल में करूंगा और आप 10 साल में भी ना करें। प्रोडक्शन ऑफ अ कंप्लीट प्रोजेक्ट विच फॉलो द क्लाइंट्स एक्सक्लूसिव नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब आपकी कंपनी को जो है क्लाइंट ने कहा कि मुझे बिल्डिंग बनानी है, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, मेरी ये ऑब्जेक्टिव्स है, मेरे ये नीड्स हैं। आपने उनसे पैसा लिया, ठीक है, मुंह मांगा पैसा लिया। कंपनीज यही करती हैं, अपने क्लाइंट से मुंह मांगा पैसा लेती हैं। आपने उनसे पैसा लिया, आपने उनको पैसा काम करके नहीं दिया, फिर फायदा अगेन वो क्लाइंट आपके पास आएगा। इसमें बेसिकली ये होता है कि क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है। अब वो पैसा जो है वो खानदानी अमीर होते हैं, 2 नंबर होता है, वो एक अलग डिस्कशन है, ठीक है, हम उस डिस्कशन में नहीं पढ़ते। उनके पास होता है पैसा ठीक ठाक, वो अपना पैसा लगाना चाहते हैं और अपने पैसे को मल्टीपल करना चाहते हैं। तो उस मल्टीपल के उसमें वो आपकी कंपनी को हायर करते हैं क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं बिल्डिंग बनाने के। मैं बिल्डिंग्स की बात इसलिए कर रही हूँ बेटा क्योंकि जितने भी ये ब्रिजेस हो गए हैं, ठीक है, या बड़े बड़े और भी कुछ इमारत हैं या कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वो गवर्नमेंट बनाती है। मैं यहाँ पे जो बात कर रही हूँ फिलहाल प्राइवेट क्लाइंट्स की कर रही हूँ, तो इसलिए वो लोग ज़्यादातर बिल्डिंग्स वगैरह के काम या सोसाइटीज़ वगैरह बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं। आप चाहें तो अपने गवर्नमेंट को भी ऐसा क्लाइंट ट्रीट कर लें। इसमें ब्रिजेस भी आ जाएंगे, इसमें वाटर स्ट्रक्चर्स भी आ जाएंगे, इसमें आपके हाईवेज भी आ जाएंगे। तो वो क्या करती हैं, वो कंपनीज को हायर करती हैं, उनको बोलती हैं कि आप काम करवाएं, हम आपको पैसा दे रहे हैं। गवर्नमेंट का पैसा होता है वो भी थ्रू प्रॉपर चैनल उनको दिया जाता है, या प्राइवेट क्लाइंट्स भी थ्रू प्रॉपर चैनल अपना पैसा उन कंपनीज को देते हैं। फिर वो कंपनीज उसको काम करती हैं। हर उसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो सारी चीज़ों को देखता है, और वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और वो रिपोर्ट करता है अपने मैनेजर्स को जो मेन मैनेजर्स होते हैं। जो भी XYZ उनको इश्यूज आते हैं वो अपने से ऊपर वाले मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं, और मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने CEOs को रिपोर्ट करते हैं, और ये चेन चलती जाती है। अगर इसमें आप क्लाइंट्स की नीड फुलफिल नहीं करेंगे तो अगेन क्लाइंट्स आपके पास नहीं आएंगे। Project management is a flourishing field that keeps growing in knowledge and interest at a considerable rate. Understanding project management objective in depth is the first step to success, as you will fully realize what it takes to be efficient, effective, and competitive in a shifting, complex, at times unpredictable environment. ये इसमें बता रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है वो सक्सेस होता है। आपने अपने हर प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाना है, और सिर्फ प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने का मतलब नहीं कि मैंने काम किया है, नहीं, कोई भी काम विदाउट टीम पॉसिबल है ही नहीं बेटा। अगर कोई ये कहता है कि फला इदारे को मैं चला रहा हूँ, ठीक है, मेरी वजह से ये चीज़ चल रही है, तो ये उसकी गलत थ्योरी है, ठीक है। ही वॉज और शी वॉज टोटली रॉन्ग, क्योंकि पूरा टीम वर्क होता है। टीम वर्क के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर एक हेड है वो ठीक है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो काम अनटिल एंड अनलेस नहीं कर सकता जब तक वो अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन ना करे, उसको कम्युनिकेशन में ना रखे। अगर वो ये सब चीज़ें नहीं करेगा तो प्रोजेक्ट आपका बन तो जाएगा मगर सक्सेसफुल नहीं होगा। आपके जो अंडर विजन काम करने वाले लोग होंगे वो कभी भी आपके साथ सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, वो आपके साथ काम करना नहीं चाहेंगे। अनटिल एंड अनलेस आपको हर बार एक नई टीम मिलेगी और आपको नई टीम के साथ नए मसले होंगे, वो फिर आपका वो अगेन आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कैसे टैकल करते हैं। लेकिन अगर आप एक ही टीम के साथ अच्छे से काम करेंगे तो वो आपकी एक टीम बन जाएगी, और हर प्रोजेक्ट में आपको वो सेम टीम मिलेगी और आपको काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आपको एक तो कम्युनिकेशन रखना है अपनी टीम के साथ, ठीक है, और उनके साथ कोऑपरेटिव रहना है, कुछ उनकी सुननी है, कुछ अपनी बतानी है, ये नहीं कि सिर्फ अपनी बताया जाए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैं आपको बता दूं बेटा, डिक्टेटरशिप इज टोटली फेल बिहेवियर। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम किया है। मैं यहाँ पे आने से पहले मैंने तकरीबन 3 साल काम किया है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं एज अ टीम लीड काम कर रही थी, और मुझे पता था कि अपनी टीम को लेके कैसे चलना है। और फिर मैं एज अ टीम लीड अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है रिपोर्ट करती थी सारी सिनेरियोस। अगर मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर मुझसे कम्युनिकेट नहीं करता उसको नहीं पता चलता कि बाकी की टीम क्या कर रही है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर पूरी टीम को नहीं देख सकता, उसने कुछ अपने बंदे बनाने होते हैं। किसी को वो टीम लीड कह देता है, किसी को वो एरिया मैनेजर कह देता है,
ठीक है, किसी को वो फ्लोर मैनेजर कह देता है, किसी को वो ब्रांच मैनेजर कह देता है। अगर वो इन सब चीज़ों के साथ मर्ज होके नहीं चलेगा तो वो फिर अकेला रह जाएगा और उसके साथ काम करना कोई पसंद नहीं करेगा। तो इस बिहेवियर को सबसे पहले हटाना है कि मैं हूँ। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि मैं नहीं हूँ, मैं और मेरी टीम सब कुछ है। Due to the nature of project management, which differs from typical management by the innovative, unique, and multidisciplinary character of most projects, it is generally agreed that it is required its own tools and techniques. Keep in mind that these tools and techniques do not apply to all projects, so make sure you choose wisely and adjust accordingly. वही बात आ गई बेटा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ट्रांसलेट करी थी फ्रॉम द स्लाइड नंबर 1 कि हर प्रोजेक्ट यूनिक है, हर प्रोजेक्ट एक दूसरे तरीके से इनोवेटिव है, हर एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से यूनिक है, ठीक है, उसकी अपनी कैरेक्टर है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने पहला प्रोजेक्ट जैसा किया था मैं एग्जैक्टली सेम दूसरा प्रोजेक्ट उसी सेम टीम के साथ भी कर लूं तो मुश्किल है, क्योंकि वेदर एक्शन है, कंटिजेंसी फैक्टर्स हैं, और भी मसले मसाइल हैं, इंसिडेंट हैं, इवेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, एटसेट्रा। बेटा ये फील्ड इतनी वास्ट है कि इसमें जितनी ये वास्ट फील्ड है इसमें प्रॉब्लम्स भी इतने ज़्यादा हैं। सो हर प्रोजेक्ट को करने के लिए एक अपना टूल्स और टेक्निक्स बनानी पड़ेंगी। इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को क्या कहा था, इट इज़ द आर्ट सब्जेक्ट इन साइंस टेक्नोलॉजी। Keep in mind that these tools and techniques do not apply to all projects. आपने अभी एक प्रोजेक्ट के लिए टूल्स और टेक्निक्स तो बना लिए कि भाई मुझे जो अपने अंडर सुपरविजन जितने भी बंदे हैं या सब सुपरवाइजर है उनके साथ बहुत अच्छे से चलना है, ठीक है, उनकी बात भी सुननी है, उनके साथ कोऑपरेट करना है। लेकिन आपको अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी टीम मिली जिसके साथ आपने कम्युनिकेट करा है, उसकी बात मानी है, तो वो उसको ऐसा लगा कि बस आपने उसी की बात सुननी है, उसने अपनी ही चलानी है, वो स्ट्राइक पर भी जाएंगे, वो अपना वेज रेट भी बढ़ा देंगे, वो अपनी कमिटमेंट से हट जाएंगे। तो ये सोल्यूशन नहीं है। हर टीम के साथ आप अच्छे से पेश आए, मगर अगर कोई टीम अच्छे से पेश ना आए, आपके साथ काम करने में कोऑपरेट ना करे, तो भाई जाहिर सी बात है फिर यू आर द बॉस। आप उस वक्त डिक्टेटरशिप भी कर सकते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप इज नॉट द सोल्यूशन। कहीं कहीं आपको काम आएगी और कहीं कहीं आपको फंसवा भी देगी। तो ये तो मैं एक केस ऐसा बता रही हूँ ना कि उसको आपने इस तरीके से टैकल कर दिया। अब हर केस में ऐसा नहीं होगा बेटा, हर प्रोजेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट। तो यू यूज द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑलवेज चेंज एंड डिफर फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अच्छा, अब फंक्शंस में हम क्या करते हैं, डेवलपिंग कंस्ट्रक्शन बजट्स फॉर प्रोजेक्ट्स। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बजट पहले से ही एलोकेट कर देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये 25 मिलियन का प्रोजेक्ट है, तो 25 मिलियन से 28 मिलियन तो हो सकता है, लेकिन 25 मिलियन से 35 मिलियन का हो गया तो ये आपका नुकसान है। गैदरिंग टीम ऑफ वर्कर, फिजिकल मटेरियल, मशीन्स एंड टूल्स। जहाँ पर भी काम कर रहे हैं आपके पास उसका वर्कर होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, उसकी मशीन्स होनी चाहिए, और उसमें टूल्स जो भी कोई इस्तेमाल करने वो सब होना चाहिए। पता लगा आपने टीम को बुला लिया, आपके पास मशीन नहीं है, आपका लेबर 5 घंटे फारिग बैठा रहा, वो तो हर घंटे के हिसाब से दिहाड़ी वसूल रहा है, वेज रेट ले रहा है, ठीक है, तो फिर फ़ायदा इन सब चीज़ों का। तो इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप टीम ऑफ वर्कर्स, फिजिकल मटेरियल, मशीन, टूल्स, इन सब को मेक श्योर कर लें बेटा कि ये सब आपके पास प्रेजेंट है, तभी काम शुरू कराएं, वरना इस तरीके से तो आपको लॉस होगा और आप फालतू में पैसे देंगे। तो ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको अपने नेक्स्ट बॉस के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। ओवरसीइंग सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी ऑन जॉब साइट्स। अब देखिए बेटा, आपको सेफ्टी का और प्रोडक्टिविटी का खास ख्याल रखना है। आपके पास एक ऐसी टीम आई जो काम नहीं कर रही हो, प्रोडक्टिव नहीं है, और वो दूसरे लोगों को भी वर्गला रही है कि आप भी काम मत करो, आपका वेज रेट कम है, या XYZ फैक्टर्स है, आपको जो है यहाँ सेफ्टी नहीं है, आपका फला बंदे का एक्सीडेंट हो गया था, आपको उसका कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिला। तो इस किस्म के हालात को आपने टैकल करना
और अपनी साइट को प्रोडक्टिव बनाना होगा। इनके जितने लोग हैं वो 8 घंटा काम कर रहे हैं या शिफ्ट के बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो वो काम करते हुए नजर आए। लंच टाइम या पीरियड टाइम के वक्त बेशक वो नमाज, बेशक वो ब्रेक कर रहे हो, वो एक अलग इशू है, लेकिन काम के वक्त वो काम करते हुए नजर आने चाहिए। आपको सबकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। अगर आप कहीं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे काम करवा रहे हैं, तो जो ऊपर फ्लोर पे जो मजदूर काम कर रहा है, आपको उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना है। अगर खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट होता है तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल। इनकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नाम ही इसी चीज़ का कि आपने एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होने देने, आपको प्रोजेक्ट को अपने मैनेज करना है। जितना भी मुश्किल प्रोजेक्ट हो, आपने उसमें सेफ्टी को मेक श्योर करना है कि सेफ्टी गैजेट्स हों आपके पास। अच्छा, इसके अलावा आपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी यूज़ करने हैं। ये ज़्यादा टाइम स्केजुअल, रिसोर्सेज स्केजुअल के ऊपर होते हैं। रिसोर्सेज क्या होती हैं बेटा? आपकी मशीनरी वगैरह हो गई। इसमें आपके पास एक सॉफ्टवेयर आता है प्राइमेरा, ठीक है। एक होता है आपके पास सीपीएम के कुछ आपने चार्ट्स या टेबल्स बनाने होते हैं, जिसमें आपने वर्किंग डेज एलोकेट करने होते हैं, ठीक है। सीपीएम हो गया, प्राइमेरा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हो गया। इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इस तरह के सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ होते हैं। और बेटा इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो आ रहे हैं, लेकिन प्राइमेरा सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट प्रोजेक्ट है कि अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की साइड पे जाना है तो आपने डिप्लोमा के बाद एक तो आप अपनी फर्दर स्टडीज़ करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसमें फिर आप थोड़ा सा वेकेंट टाइम निकाल के प्राइमेरा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हो गया, इस तरीके के कोर्सेज करें, ताकि आपको टूल्स के ऊपर जो है वो आपकी एक्सपर्टीज़ आए और आप फिर चीज़ों को खुद मैनेज करें। आपने इस एक्टिविटी को इतना टाइम देना है, इसको इतने दिन देने हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए आपने वो भी बनानी है, वो भी लिखनी है। आपको इस टाइम क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको कितने मेसन चाहिए, कितने लेबर चाहिए, कितने जो है वो शटरिंग करने वाले चाहिए, कितने सरिया टाई अप करने वाले चाहिए। ये सब चीज़ें आपने उस सॉफ्टवेयर में इनपुट करनी होती हैं, तो वो आपको कंप्लीट डिज़ाइन कर देता है कि आपका प्रोजेक्ट इतने डेज में विदाउट एनी कंटिजेंसी फैक्टर बन जाएगा, या विद कंटिजेंसी फैक्टर भी बन सकता है। बेटा कंटिजेंसी फैक्टर्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। बारिश हो गई, 2 दिन काम रुक गया, आप कुछ नहीं कर सकते, इट्स अ नेचुरल। खुदा ना खास्ता अभी कोरोना आया था, शुरू में तो सारे काम बंद हो गए थे, ठीक है। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, इट्स अ नेचुरल फैक्टर। खुदा ना खास्ता आपकी साइट पर एक्सीडेंट हो गया, लोग डर गए, काम नहीं कर रहे, 4-5 दिन काम हो गया, या लेबर स्ट्राइक पे चले गए हैं, ये ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन कंटिजेंसी फैक्टर। इसका आप फैक्टर का कुछ ना कुछ रेशो रखना पड़ता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल 5 साल में तैयार हो रहा है, तो आप इसमें कुछ महीने ऐड करते हैं कि अगर खुदा ना खासा कोई कंटिजेंसी आ गई तो हम उसमें कवर कर लेंगे। नॉर्मली डेज होते हैं, लेकिन जब कोरोना के हालात में तो फिर ये लोगों के महीने हो गए होंगे, तो पता नहीं उन लोगों ने कैसे ऐसे डील किया होगा। लेकिन बहरहाल कंटिजेंसी फैक्टर को माइंड में ज़रूर रखते हुए हम डेज प्लान करते हैं एक्टिविटीज़ के। एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जैसे आपने कहीं का प्लास्टर करना है, कहीं सरिया बिछाना है, कहीं कंक्रीटिंग करनी है, कहीं फाउंडेशन डालनी है, कहीं बीम बनाना है, ये सारे आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं। मेन स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में कुछ मेन स्टेजेस होती हैं, वो शुरू में भी आई थी, मैंने वहाँ पे ज़्यादा एलिब्रेट नहीं किया था, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको इंशाल्लाह इस चीज़ को एलिब्रेट करती हूँ। फॉर एवरी स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स देयर आर सर्टेन स्टेप्स एंड प्रोसेस दैट नीड टू बी फॉलोड टू इंश्योर अ सक्सेसफुल आउटकम। आपकी हर कंस्ट्रक्शन स्टेज सिंपल भी हो सकती है, इनके ईजीली आप वो पूरी स्टेज गुजार देते हैं, या बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, आपको नहीं पता। आपको किसी ने कहा कि आपको 4 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, और आपने इससे पहले 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई। अब बज़ाहिर तो आसान है ना 15 मंजिल की बिल्डिंग बनाने में और 4 मंजिल की बिल्डिंग को सुपरवाइज करने में, यानी कि मैनेज करने में। आपने हामी भर दी, लेकिन आपको उस 4 फ्लोर की बिल्डिंग को बिल्टअप करने में जो प्रॉब्लम्स और जो मैनेजमेंट के फेलियर्स आपके साथ हुए, वो आपके साथ मल्टी स्टोरी या हाई राइज बिल्डिंग में नहीं हुए।
तो आप ये मत समझिए कि आपका प्रोजेक्ट सिंपल है तो आपकी मैनेजमेंट भी सिंपल हो गई, नहीं, वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है। आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है मगर आपकी मैनेजमेंट वहां पे सिंपल चल रही है, आप जो बोल रहे हैं वैसा हो रहा है, जो बोल रहे हैं वैसा हो रहा है, जब बोल रहे हो रहा है, जो टाइम दे रहे हो उसी टाइम पर हो रहा है। लेकिन अब ये 4 मंजिल प्रोजेक्ट में आपके साथ क्या पता इस किस्म का सुनेरियो ना हो, बिल्कुल सुनेरियो अपोजिट हो जाए, आप जो बोल रहे हैं वो नहीं हो रहा, आपने बोला सरिया इस तरीके से बंधेगा, उन्होंने दूसरे तरीके से बांध दिया, आपने फिर खोल फिर हटाए सारा, उसके ऊपर जो भी प्लास्टर व्लस्टर चढ़ गया था यानी कि जो रेडी हो गया था उसको तोड़ा, फिर से सरिये को सही किया, उसमें टाइम लग गया। आप ये मत समझिए कि सिंपल प्रोजेक्ट है तो मेरी मैनेजमेंट भी सिंपल होगी। ऑब्वियसली 70-80% चांस है मगर 20% चांस है कि ना भी हो, वो कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो उसके कुछ स्टेप्स एंड प्रोसेसेस होते हैं जो हम टाइमली इस कोर्स के साथ साथ आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे, अभी डिस्कस कर लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। Project in construction may vary based on their size, the number of stakeholders involved, budget and delivery date. Regardless of the case, through a construction project is always a long and demanding process. अच्छा, जो प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन होती है वो उसकी साइजेस पर डिपेंड करती है। जाहिर सी बात है 15 से 20th फ्लोर तक की बिल्डिंग को बनने में टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू 4th फ्लोर बिल्डिंग। फिर आपने उसके स्टेक होल्डर्स भी देखने हैं कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्टेक होल्डर्स में आपका क्लाइंट है, आपका इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, ठीक है, अगर आपका गवर्नमेंट क्लाइंट है तो वो इन्वॉल्व है, फिर आपका कंसल्टेंट भी इन्वॉल्व होता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, या बड़े प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में कंसल्टेंट भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, फिर आपकी इंजीनियरिंग फर्म इन्वॉल्व होती है, तो आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। आपका बजट क्या है, आपकी डिलीवरी डेट क्या, आपने अपना प्रोजेक्ट कब डिलीवर करना है आपके कस्टमर को। लेकिन जो भी है कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हमेशा लॉन्ग और डिमांडिंग प्रोसेस होता है। आपने ज़रा सी पलक झपकी आपका प्रोजेक्ट में खराबियां आनी शुरू हो गई, आपके वर्कर सही से काम नहीं कर रहे, आपने जिसको एरिया मैनेजर इतने एरिया का मैनेजर बनाया था वो आप टीम से तो सही काम करवा रहे हैं मगर वो आपसे सही से बात नहीं करा, या आप उससे सही से बात नहीं करते। तो इस किस्म के बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं जो आपको अपनी मेंटालिटी पे, अपने बिहेवियर के बिहाफ पे उसे टैकल करना होता है। अगर आप वहाँ पे डंडा लेके खड़े हो जाएंगे तो मेरे नहीं ख्याल से कि कोई भी काम करेगा, या आप सिर्फ अपनी सुनाएंगे और दूसरे की नहीं सुनेंगे। तो आपको अपना बिहेवियर जो होता है वो मॉडरेट रखना होता है इन जगहों पे, क्योंकि जो मजदूर तबका होता है बेटा वो इलिटरेट होता है, उनसे बात करना, उनको अपनी बात समझाना इतना आसान नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आप उनसे अच्छे से बात करो। इसी तरीके से फिर जो आपकी रिमेनिंग टीम्स होती है, ठीक है, वो एजुकेटेड लोग होते हैं, उनसे उस हवाले से बात करनी होती है। ये नहीं कि आप उनसे भी तू तड़ाक से बदतमीजी से और ऐसे बात कर रहे हैं। तो हर एक से बात करने का एक अपना मीडियम ऑफ लैंग्वेज होता है। अगर आप उनसे ज़्यादा टेक्निकल बातें करेंगे या ज़्यादा उलझाएंगे तो वो ऑफ कोर्स मजदूर तबका आपकी बात नहीं समझेगा। तो आप क्या करते हैं, आप उनसे डायरेक्ट नहीं होते हैं, आप उनके बीच में एक समझ लें साइट सुपरवाइजर रख लेते हैं। जो साइट सुपरवाइजर होता है वो आपके मजदूरों से डील करता है और साइट सुपरवाइजर को आपका इंजीनियरिंग हेड डील करता है और आप अपने इंजीनियरिंग हेड के साथ डील करते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपना एक चार्ट बना लेंगे, ठीक है, और इसके हिसाब से चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी चीज़ों के हवाले से, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप समझ लें आप सुपर सुपर यानी कि आप समझ लें, सुपर कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जो है वो नंबर 1 हैं प्रोजेक्ट के, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर सबसे ऊपर आता है, ठीक है। तो आप सबसे ऊपर होके सबसे लास्ट वाले से बात करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो आप डिफरेंट लोगों को समझा दें कि आपने इन लोगों को टैकल करना है, इंजीनियर्स को समझा दें आपने साइट सुपरवाइजर्स को टैकल करना है, और इंजीनियर को जो है वो आपने खुद प्रोजेक्ट मैनेजर ने टैकल करना है। अगर आप हर किसी को टैकल करेंगे तो आपकी बात लोग सुन तो लेंगे लेकिन उसको इस तरीके से फॉलो नहीं करेंगे और आपके प्रोजेक्ट में फ्लोज और फेलियर्स आने लगेंगे। तो अच्छा ये है कि आप कुछ लोगों को चार्जेस दे दें। अगर आप चार्जेस नहीं देंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना होगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं वन मैन शो करके सब देख लूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं बेटा। चीज़ें पीछे से खुद ही फेल हो रही होंगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये फेल हो क्यों रही हैं। तो अच्छा ये होगा कि आप हायर की सेट कर दें, खुद नंबर 1 पे रहें, अपने बात ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपने बात जो है वो
एरिया मैनेजर कर लें, एरिया मैनेजर के बाद फ्लोर मैनेजर कर लें, फ्लोर मैनेजर्स के बाद नहीं अपने बाद फ्लोर मैनेजर्स कर लें, फ्लोर मैनेजर्स के बाद एरिया मैनेजर्स कर लें, एरिया मैनेजर्स के साथ साइट सुपरवाइजर कर दें, साइट सुपरवाइजर के साथ लेबर मेसन शटर्स, इन सब की क्लब कर दें आपस में। अच्छा, सबसे पहले आपकी प्लानिंग स्टेज होती है। प्लानिंग स्टेज क्या होती है बेटा, कि आप ने प्रोजेक्ट आपको मिल गया, ठीक है, अब वो प्रोजेक्ट फीजेबल भी है, ठीक है कि नहीं है, आपने सबसे पहले उसको प्लान करना होता है। अब जैसे आपको बोला गया कि यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि मुझे लैंड की फीजिबिलिटी रिपोर्ट तो दिखाएं, आया आपका लैंड क्लियर भी है कि नहीं है, पता लगा कि इस लैंड के ऊपर किसी किस्म का कोर्ट का मामला चल रहा है, ठीक है, या ये डिस्टर्बिंग लैंड है, और आपने इस पे बना लिया, तो कल को अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो आपकी कंपनी का नाम भी आएगा, और आपकी कंपनी का नाम आएगा तो इसका मतलब है कि आपकी जॉब भी खतरे में पड़ जाएगी बेटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इसी तरीके से और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, आपने देखना है कि आपका क्लाइंट का पैसा जो है वो 2 नंबर तो नहीं है, यहाँ तो खैर बेटा गधा घोड़ा हाथी सब बराबर है, लेकिन हर जगह पे इस तरह की सूरत हाल नहीं है, तो हर चीज़ को बड़ा बारीक बीनी से देखना होता है। प्लानिंग स्टेज जब आपकी ओके हो जाएगी, आपको प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि प्रोजेक्ट बनवाने वाला भी क्लियर है, प्रोजेक्ट बनाने वाली जगह भी क्लियर है, और उस पर काम होना होगा वो भी सब क्लियर होगा, तो आप ओके कर देंगे। जब प्लानिंग स्टेज आपकी हो गई तो आप जाएंगे डिजाइनिंग स्टेज के ऊपर। डिजाइनिंग स्टेज में आपने उस जगह पे ब्रिज, रोड, बिल्डिंग, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, एक्स वाई जी कोई भी चीज बनानी है, आप उसकी डिजाइनिंग करवाएंगे। जब डिजाइनिंग एक दफा हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि कितना सरिया पड़ना है, कितना कंक्रीट पड़ना है, कितने एग्रीगेट आने हैं, कितना ग्लास डलना है, कितना डोर डलना है, ठीक है, तो फिर आप उसकी प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज पे जाएंगे, जहाँ पे उसकी एक रफ एस्टिमेट्स या कॉस्टिंग होगी, जो आपको मैडम मदिया बताएंगी। कंस्ट्रक्शन से पहले कॉस्टिंग करेंगे, फिर हमें पता लगेगा कि ये हमारा 40 मिलियन का प्रोजेक्ट है, 50 मिलियन का प्रोजेक्ट है, उसमें ±5% करके हम उसको बोल देंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट इतने में तैयार होगा। जब आपको पता लग जाएगा, फिर आप उसकी जाएंगे टेंडरिंग स्टेज के ऊपर। बड़े प्राइवेट प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट की बात नहीं करी, बड़े प्राइवेट प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी होता है, उसका बाकायदा न्यूज़पेपर में ऐड आता है और उसकी टेंडरिंग होती है। उस टेंडरिंग के थ्रू अगर आपकी कंपनी इन्वॉल्व होगी तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, अगर आपकी कंपनी के साथ और कंपनीज इन्वॉल्व होंगी तो क्या पता किसी और को मिल जाए। बहुत सारे फैक्टर्स की बिहाफ पे टेंडर पास किया जाता है, और हमारे पाकिस्तान में कुछ पैसे खिलाकर भी टेंडर पास कर दिया जाता है, तो उस चीज़ को अभी आप छोड़ें, बस आप समझ लें कि आप जो भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उसकी सारी डिज़ाइनिंग, उसकी सारी एवोल्यूशन ऑफ एंड एस्टिमेट्स आपने प्रेजेंट करने होते हैं, और अगला बंदा क्लेम करता है कि हाँ ठीक है मैं ये बनाने के लिए तैयार हूँ इतने पैसों में, वो अपने पैसे बिड करता है। आपके साथ एक और कंपनी है, क्या पता उसके पैसे कम हो, उसको प्रोजेक्ट मिल जाए, या क्या पता आप ही को प्रोजेक्ट मिल जाए ज़्यादा पैसों पे, क्योंकि आपकी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, आप क्वालिटी एंड टाइम कंस्ट्रेंट के साथ काम करते हैं, तो आपको मिल जाए। तो ये कुछ पता नहीं होता, ठीक है। फिर टेंडरिंग के बाद जब प्रोजेक्ट आपको मिल गया फॉर एग्जांपल, फिर शुरू होती है कंस्ट्रक्शन स्टेज, जिसमें फिजिकली कंस्ट्रक्शन होती है। उसमें साथ साथ एस्टिमेट्स भी होता है, ठीक है। आपका एस्टिमेट को पिछले वाला प्री एस्टिमेट से हम जो है क्या कहते हैं उसको कंपेयर भी करते हैं कि हम कितना ज़्यादा जा रहे हैं या कितना अभी कम पर हैं, अभी बचे हुए हैं, हमने इस एक्टिविटी के कितने डेज लगाए थे, अभी एक्चुअल में कितने डेज हो गए। इट ऑल द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन। जब एक दफ़ा एग्जीक्यूशन हो जाती है, फिर पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज आती है, जिसमें आप बहुत से लोग 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने क्लाइंट के हैंड ओवर कर देते हैं कि आप देखें कि ये हर लिहाज से ठीक है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट थी, मटेरियल वैसा है, वो 6-8 महीने उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद ओके हो जाता है, और फिर वो जो वक्त के साथ साथ आपका क्लाइंट आपको पेमेंट करता है, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज तक वो आपके 10 to 15% पैसे रोक के रखता है। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है,
फिर वो आपके 10-15% जितने भी रिमेनिंग रहते हैं वो आपको वापस कर देता है। एक बार उसने वापस कर दिया आपके पैसे, फिर अब उसकी बिल्डिंग गिरे कुछ भी हो, यू आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल आफ्टर दैट टाइम। लेकिन ऐसा काम नहीं करना बेटा, हमें अच्छा काम करना है और अच्छे से रहना है हर एक के साथ। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको अच्छी ही चीज़ बना के दें। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी वजह से उसने आपको पैसे दे दिए तो आपका और उसका कनेक्शन वहीं पे डिसकनेक्ट हो गया। अब आपकी बिल्डिंग बनाई हुई चीज़ में कोई भी मसला है वो आपसे क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका वारंटी या गारंटी टाइम था 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना। आपने जो भी टेंडर में उसके साथ डिस्कस किया था एट द टाइम ऑफ बिडिंग वो होता है। ठीक है, तो इसमें आपने सबसे पहले प्लानिंग स्टेज में आपने प्लानिंग करनी है कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, किस लिए बन रहा है, ये सारा प्लानिंग में आएगा। फिर आप उसका डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन जब हो जाएगा तो फिर आपको इसका एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट के बाद फिर आप उसको बिड करेंगे। फिर ड्यू टू टेंडर आप उसको बिड कर देंगे, वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा तो फिर आप उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाएंगे। फिर उसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन 6 से 7 आप उसका एक गारंटी या वारंटी पीरियड रखेंगे, जिसमें आपका क्लाइंट आपकी बिल्डिंग को या आपके स्ट्रक्चर को यूज़ करेगा। उसके बाद वो ओके करके आपकी बकाया रिमेनिंग जो भी आपकी रिमेनिंग जो भी फीस होगी वो आपको हैंड ओवर कर देगा। फिर आपका और उसका आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी क्वालिटी और ईच एंड एवरीथिंग गुड होगी तो वो आपके साथ इन फ्यूचर फिर से प्रोजेक्ट करेगा। और अगर आपकी ये सब चीज़ें सही नहीं होंगी, उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो फिर आपके साथ अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आपने अपने क्लाइंट्स को बना के रखना है तो उनको अच्छी सर्विसेज देनी होंगी और अच्छी जिस चीज़ का प्रॉमिस किया होगा उसी चीज़ को उनको उन्हें देना होगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बेटा कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देती हूँ वन बाय वन करके। अगर आपके पेपर में आएगा तो आपने एज इट इज ऐसे ही लिखना है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। जियो टेक्निकल बेटा, अब अगर आपने सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर सुन लिया होगा तो आपको मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलें, आई होप कि आपने ना सुना, आप पहले ये सुन रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ। जियो टेक्निकल में सारे सॉइल इन्वेस्टिगेशन, सॉइल रिपोर्ट, सॉइल टेस्ट के जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे, तो अगर आप उन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करेंगे या उसकी मैनेजमेंट देखेंगे तो वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कहलाएंगे। स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट कौन से बेटा, जहाँ पर भी आपकी बिल्डिंग्स होंगी, कॉम्प्लेक्सेस होंगे, सिनेमाज होंगे, स्कूल्स बिल्डिंग होगी, इंडस्ट्रीज होंगी, जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर इन अ सेंस कि उसमें सरिया इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में मैं ज़्यादातर रेजिडेंट एरियाज़ की बात कर लूँ, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स की बात कर लूँ, इंडस्ट्रीज़ की बात कर लूँ, सिनेमा हॉल्स की बात कर लूँ, मार्केट्स की बात कर लूँ, वेयर हाउसेस की बात कर लूँ, ये सारा आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में आएंगे। जब आप इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को डील करेंगे या मैनेज करेंगे तो वो आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कहलाएगा। इसी तरीके से बेटा आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। इसमें हाईवे, एयरपोर्ट्स, रेलवे, जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपकी ट्रैवलिंग हो रही होगी थ्रू हाईवे, थ्रू एयरपोर्ट, वाटर के अलावा, ठीक है, थ्रू एयरपोर्ट हो गया, थ्रू हाईवे हो गया, थ्रू रेलवे ट्रैक्स हो गया, ये सारे आपके ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में आएंगे। इसमें ज़्यादातर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट ही इसका क्लाइंट होता है। इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों होते हैं। अच्छा, वाटर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में भी यही होता है। वाटर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में हम ज़्यादातर जो हैं ये आपके पानी के जो रूट्स होते हैं, इसमें नेविगेशंस होता है, इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो सब देख रहे होते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स देख रहे होते हैं, डैम्स देख रहे होते हैं, इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में आते हैं। आप उसको मैनेज कर रहे हैं तो वो ये सारे आपके वाटर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कहलाएंगे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से आपका मुराद ये है कि भाई अगर कहीं इंडस्ट्री लग रही है तो उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मसला है तो आप बताएं। ठीक है, आपकी इंडस्ट्री से कोई टॉक्सिक गैस लिक्विड पास हो रहा है, ठीक है, या समंदर में ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में आएंगी। उसमें आपको अपने इन्वायरमेंट को क्लियर एंड क्लीन रखना होगा। अब आपने सीवेज सिस्टम है,
यहाँ पे तो इतना नहीं है। कराची का जो हाल है वो आप सब देख चुके हैं, सब जान चुके हैं कि हमारे क्या हालात है। लेकिन अच्छी अर्बन एरियाज़ में सीवरेज का प्रॉपर निज़ाम होता है, पानी मेन लाइंस का, इसका। तो ये सारी चीज़ें आपकी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में आती हैं कि आप अपने इन्वायरमेंट को आलूदा होने से बचा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी, ये भी ज़्यादातर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इन पे जो लोग काम करते हैं, जो इनके प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कहलाते हैं। इसी तरीके से बेटा कोस्टल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होते हैं। कोस्टल मतलब जैसे आप हार्बर्स बनवा रहे हैं, ठीक है, डॉक्स बनवा रहे हैं, आपके जो है वो समंदर किनारे पे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इनके उसमें पानी के ऊपर आपने कुछ स्टोर्स बनाने, वेयर हाउसेस बनाने हैं, ठीक है। अगर तूफान आता है तो अपने स्ट्रक्चर्स को कैसे प्रोटेक्ट करवाना, ये सारी चीज़ें आपके कोस्टल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में आती हैं। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बेटा वो होते हैं जिसमें जहाँ जिन इलाकों में अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं तो उधर किस किस्म से बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, किस किस्म से स्ट्रक्चर खड़े किए जाएंगे, किस किस्म से रोड बनाए जाएंगे, उसमें पूरी सिस्मिक थ्योरी अप्लाई होती है। और सिस्मिक थ्योरी अप्लाई करना एक बिल्कुल ही अलग सिनेरियो है। जैसे हम आम बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं अपने कराची में, हम गिलगित बल्तिस्तान में या इस्लामाबाद में या कोयटा में हम इस किस्म की बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे जो है, अल्लाह माफ़ करे, ये ज़लज़लों का बड़ा सिलसिला रहता है। जहाँ पे फॉल्ट लाइन गुजरती हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलग तरीके से की जाती है, और जहाँ पे नॉर्मल एरियाज़ होते हैं, अल्लाह ताला कराची को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, पूरे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन खुदा ना खास्ता कुदरत की तरफ से अगर इस तरीके की कोई चीज़ आ जाए तो हमें अपने बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक प्रूफ लाजमी बनाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ बल्कि कराची में भी जितनी अब हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं उनको अर्थक्वेक प्रूफ होना चाहिए, और मेरे ख्याल से अक्सर लोग तो करते भी हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको इंसानी जानों से नहीं खेलना चाहिए। और बेशक इसमें पैसे ज़्यादा होते हैं, इसमें शेयर वॉल्स वगैरह डलती हैं जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन उनको ये काम करना चाहिए और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। तो इसमें जो लोग डील करते हैं वो अर्थ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स कहलाते हैं। फॉरेंसिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? अच्छा, ये बना लिया, यहाँ तो सॉइल की ये रेपुटेशन थी, अब सॉइल जो है बदलेंगे तो उसको किस तरीके से बदलना है, ठीक है। इंडस्ट्री में ये केमिकल यूज़ कर रहे हैं, अगर ये केमिकल यहाँ ज़मीन पे गिर जाएगा और अगर इसको जो है क्या कहते हैं फाउंडेशन एब्जॉर्ब कर लेगी या फ्लोर एब्जॉर्ब कर लेगा या प्लिंथ बीम एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपके फॉरेंसिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में आती हैं। फिर कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, हम ज़्यादातर जो बात करेंगे बेटा वो हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की बात करेंगे कि हम अपने कंस्ट्रक्शन में के वक्त अपने प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करेंगे। ये बेसिकली हमारी फील्ड है। इसके अंदर जब हम इस कंस्ट्रक्शन में हर चीज़ सीख लेंगे तो ये सारी ही प्रोसेस में तो बेटा कंस्ट्रक्शन होगी, कहीं सॉइल में होगी, कहीं हाई राइज बिल्डिंग होगी, कहीं रोड बनेंगे, कंस्ट्रक्शन तो हर प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो हम ये जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट यहाँ सीख रहे हैं बेसिकली ये इन ऊपर के 9 के 9 में अप्लाई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के 8 में अप्लाई होंगी यही चीज़ें, ठीक है। तो हम सिर्फ जो फोकस करेंगे वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को मैनेज करने पे फोकस करेंगे। अब आ जाते हैं बेटा कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि सिविल इंजीनियरिंग मेड मैनी ऑफ स्ट्रक्चर वी सी एवरी डे, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में हम बहुत सारे स्ट्रक्चर एवरीडे देखते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग का मुंह बोलता सबूत है। सिविल इंजीनियरिंग सबसे पुरानी और सबसे अच्छी फील्ड है और ये कभी भी ऑब्सलीट नहीं होगी, क्योंकि जब तक इंसान यहाँ बसता रहेगा कंस्ट्रक्शन होती रहेगी। और कंस्ट्रक्शन ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन होगी बल्कि कंस्ट्रक्शन में एडवांसमेंट भी आती रहेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि ये फील्ड अच्छी है, वो फील्ड अच्छी है, लेकिन जो एवरग्रीन फील्ड है बेटा वो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड है। आपको अपने मुल्क में क्या पता इतना ना फ़ायदा हो, लेकिन आप बाहर कनाडा में देख लें, आप सऊदीया में देख लें, दुबई में देख लें, इस फील्ड की बड़ी डिमांड है। आजकल के हालात को छोड़ दें, ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन ओवरऑल द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विल रूइन, लेकिन वैसे ओवरऑल जो है ये एवरग्रीन फील्ड है बेटा। आप ब्रिजेस देखते हैं, ये भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। रोड्स हैं, डैम्स हैं, रेलवेज हैं, हाईवेज हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो सिविल इंजीनियर्स का मुंह बोलता सबूत है कि हाँ भाई इस पे सिविल इंजीनियर्स ने काम किया है। टू से दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि
सिविल इंजीनियर्स की वजह से हमारी लाइफ बहुत ईजी हो गई है। रहने को घर मिल गया है, गाड़ी तो नहीं मिली है गाड़ी हमने खुद लिया है, घर भी हमने खुद खरीदा है, मगर वो हमें किसी ने बनाकर तो दिया है ना। और जिस रोड पे गाड़ी चलती है वो रोड भी तो किसी ने बना के दिया, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने जो है ये एक हुनर इंसान को सिखाया, और इंसान ने इस हुनर को ना सिर्फ सीखा बल्कि अच्छे से अडाप्ट किया और लोगों को इसकी आसानियाँ दी। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट्स, बट ईच हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू फिल। विदाउट दिस प्रोजेक्ट आवर सोसाइटी विड नॉट कम क्लोज टू बीइंग एन एडवांस एज वी आर नाउ। अब आप गाँव गोट में चले जाए, आपको सिविल स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते हैं। रोड्स तो चलो गवर्नमेंट बना देती है और लोग अपने अपने मकान बना लेते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं होती। मैं बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ की बात कर रही हूँ। अब ये हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर ख़ास, इस तरह की जगहों की बात नहीं करी, बिल्कुल रिमोट एरियाज़ जो होते हैं उधर का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर अब तबाह बर्बाद हो चुका है। आप अच्छी सिटीज़ देख लीजिए, लाइक लाहौर देख लीजिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, और आप गुजरावाला के एक गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। ये मुंह बोलता सबूत होता है सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स का, कि बीइंग अ सिविल इंजीनियर वी वर्क अलॉट टू रिपॉलिश द एरिया। अगर आप इन लाहौर से ये सब चीज़ें हटा दें तो ये भी एक रिमोट एरिया लगेगा। ये ब्रिजेस हो गए, ये रोड हो गए, ये बिल्डिंग्स हो गई, ये स्ट्रक्चर्स हो गए बड़े बड़े, ये हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई, ये इंडस्ट्री हो गई, ये सब सिविल इंजीनियरिंग में आता है। और सिविल इंजीनियरिंग कौन पढ़ता है? सिविल इंजीनियर्स पढ़ते हैं, और सिविल इंजीनियर्स इसको एज पर देयर स्टडी इसको अप्लाई करते हैं और चीज़ों को अच्छा बनाते हैं। सिविल इंजीनियर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, मैं आपको बता चुकी हूँ। दे आर डील्स विद द कंस्ट्रक्टिंग, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग अ फिजिकल एनवायरनमेंट। सिर्फ आपने कंस्ट्रक्टिंग एंड डिजाइनिंग करके चीज़ें नहीं बना लेनी, आपने इन्वायरमेंट का भी ख्याल करना है कि ये चीज़ मेरे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है। ये कोई नहीं सोचता है, इसीलिए आजकल सिविल इंजीनियर्स की डिमांड नहीं रही है। ये कोई सोचता ही नहीं है, कोई क्वालिटी का सोचता ही नहीं है, कोई इन्वायरमेंट का सोचता ही नहीं, कोई ये नहीं सोचता कि मेरे 15 मंजिल के फ्लैट बनाने से जो मेरे आगे 4 मंजिल का घर बना हुआ है वो छुप जाएगा, उनको हवा नहीं आएगी, उनको पैसेज नहीं आएगा। हमें इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना है। दिस इंक्लूड स्ट्रक्चर सच एज एयरपोर्ट, रोड, ब्रिजेस, डैम, सेवरेज, रेलवेज एंड मैनी मोर। ठीक है, ये सेवरेज जो है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के मैं जो आपको बता रही थी वही चीज़ है। एज यू कैन सी, आ सिविल इंजीनियर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑन द थिंग्स वी यूज़ एवरी डे एंड अवर सराउंडिंग्स। सिविल इंजीनियर्स का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं रोज़ाना के। अगर आपकी रोड्स जैसे कि आजकल अच्छे नहीं हैं, आप 10-12 साल पीछे चले जाएं, अगर सिविल इंजीनियर्स काम नहीं करते तो 10-12 साल से हमें ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते। अब सिविल इंजीनियर्स काम करते तो हैं मगर अंडर द करप्टेड विंडो। अभी आप देखें मेन यूनिवर्सिटी रोड बना, उसका क्या आलम है। आप फेडरल पी एरिया में चले जाएं, आप करीमाबाद चले जाएं, आप लियाकताबाद चले जाएं, हर रोड अपनी कहानी सुना रहा है। कितनी प्रॉब्लम है। अगर यही सिविल इंजीनियर अच्छा काम करे और करप्शन हटा दे, और जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है वो फ्री ऑफ करप्शन कर दे और बोले कि नहीं जितना पैसा है उतना पैसा लगाओ, तो ये आप रोड देखिएगा, लाहौर के रोड क्या होंगे। आप जाएं, मैंने सवात जिनका NWFP, उसका आजकल क्या नया नाम हो गया है भाई, मेरे जहन से तो निकल जाता है। मैंने वहाँ पे ट्रैवल किया है, मैंने लाहौर ट्रैवल किया है, मैंने इस्लामाबाद ट्रैवल किया है। क्या मक्खन की तरह रोड है, यूं गाड़ी आपकी जा रही होती है। हालांकि वहाँ पे स्लोप्स भी हैं, नेचुरल स्लोप्स भी हैं। हमारा यहाँ सीधा सीधा रोड है, सीधे सीधे रोड पे गाड़ी ऐसी चलती कि वहाँ पे हिली एरियाज पे भी ऐसी गाड़ी नहीं चलती भाई। वहाँ पे हिली एरियाज में भी तमीज़ से गाड़ी चलती है। वहाँ क्या बारिशें नहीं होती हैं? वहाँ तो साल के 6 महीने बारिशें होती हैं, हर एक महीने बाद बारिश हो जाती है, हर मौसम बदलते के साथ बारिश हो जाती है। बारिश वहाँ रुकती कब है? मैं नॉर्दर्न एरियाज की बात कर रही हूँ, तो वहाँ के रोड तो ऐसे नहीं है। कश्मीर तक के रोड ऐसे नहीं है भाई, जहाँ पे मोबिलिटी कम है, जहाँ पे हर आम बंदा जाके काम नहीं कर सकता। वहाँ पे सिर्फ एजेंसीज काम करती हैं। सिर्फ कराची का हाल ऐसा है कि आपकी गाड़ी अभी सीधी चल रही है, अभी कब में वो थड़क के जो है वो ऊपर जंप मार लेगी या थड़क के जो है वो टेढ़ी हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का सिविल इंजीनियर करप्टेड हो चुका है, अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसीज, अंडर द गवर्नमेंट प्रेशर, या कुछ भी कहो। हो तो गया है ना, काम तो हमारे यहाँ नहीं हो रहा ना बेटा। तो अब आप देख लें, मुंह बोलता सबूत, लाहौर में देख लें और कराची का फ़र्क देख लें। चले मैं गाँव
रिमोट एरियाज़ की और अर्बन एरियाज़ की, रूरल एरियाज़ की तो बात ही नहीं कर रही। द डिफरेंट द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह को कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन द कराची एंड लाहौर। लाहौर के रोड देख लें और कराची के रोड देख लें, आपको खुद ही फ़र्क पता लग जाएगा कि सिविल इंजीनियर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ सिविल इंजीनियर का रोल इंपॉर्टेंट है, उसकी मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, उसका क्वालिटी ऑफ द मटेरियल को देखना, सुपरवाइज करना, अपनी टीम के साथ ठीक से चलना, हर एक चीज़ का स्कोप देखना, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे सराउंडिंग को खूबसूरत बनाने में सिविल इंजीनियर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सिविल इंजीनियर अपना काम सही नहीं करेगा तो वही हाल हुआ है कराची का। आज जो कराची के जो सीएम है वो खुद सिविल इंजीनियर है। क्या नाम है उनका? मुराद अली शाह साहब। ही इज अ सिविल इंजीनियर, और फिर भी रोडों का ये हाल है। तो देख लें, सिविल इंजीनियरिंग का मुंह बोलता सबूत, लाहौर का हाल और कराची का हाल देख लें, समझ लें यहाँ सिविल इंजीनियर्स काम नहीं करते हैं। यहाँ तो कोई काम करना ही नहीं चाहता ना। तो यहाँ पे काम नहीं हो रहा तो यहाँ का हाल देखें। लाहौर में सब काम करना चाहते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट जो है सब काम करवाती है, तो वहाँ का हाल देख लें। तो ये है बेटा डिफरेंस। तो पता नहीं बात कहाँ चली थी, कहाँ से मैं कहाँ निकल आई। बस आपका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया, आपके आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, आपके बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, आपकी सराउंडिंग को खूबसूरत बनाने में, पार्क हो गए, लैंडस्केप हो गया, ये सब सिविल इंजीनियरिंग में आता है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस शहर को नहीं, किसी भी शहर को खूबसूरत बनाने में सिविल इंजीनियर का एक बड़ा रोल होता है। और सिविल इंजीनियर अंडर द विंडो ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो होता है वो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देता है। अच्छा जी, इसमें भी मैंने असाइनमेंट दिया है। इसका असाइनमेंट बेटा बहुत छोटा है। एक मिनट बेटा, अजान ब्रेक ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा बेटा, एक तो आप लोगों को ब्रेक थोड़ा सा 2-3 मिनट का मिल जाता है क्योंकि मैं कंटिन्यूशन में चल रही होती हूँ। असल में हमें जो है वो टाइम रिकॉर्डेड लेक्चर शो करने होते हैं।
तो इसलिए मैं ब्रेक नहीं लेती। ऐसा ना हो कि लोग बोलेंगे आपने ब्रेक ले लिया, आपका तो टोटल लेक्चर का टाइम ये था। वरना आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप भी रिलैक्स हो जाएं ज़रा, मैं भी रिलैक्स हो जाऊं। लेकिन मसला ये है कि आप तो वैसे भी रिलैक्स हो सकते हैं क्योंकि आपके पास तो रिकॉर्डेड लेक्चर है। आप आधा घंटा सुन के उसको पॉज कर दें, आप 2 घंटे बाद सुन लें, आप 8 घंटे बाद सुन लें, आप अगले दिन सुन लें। लेकिन मुझे तो कंटिन्यूशन में बोलना होता है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि जब बेटा अजान होती है, आई डोंट नो आपको वहाँ तक आवाज़ आती है कि नहीं आती, लेकिन मुझे यहाँ बहुत साफ एंड क्लियर आवाज़ आती है। और मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अजान के साथ आपको पढ़ाऊँ, इनके ओवरलैपिंग करूँ अजान की वॉइस के साथ। थर्ड थिंग ये कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि ये इज अ फ्री ऑफ सवाब, ठीक है। तो बिल्कुल बैठे बैठे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जस्ट अजान सुननी है और आपको अनगिनत सवाब मिल जाना है। तो इस अपॉर्चुनिटी के आगे तो बंदा वैसे ही खामोश है। तो बस ये है कि अगर लेक्चर पॉज हो जाता है और 1-2 मिनट के लिए मैं एब्सेंट हो जाती हूँ, तो आप समझ लीजिएगा कि ये मेरा नमाज अजान का ब्रेक है। नमाज का तो नहीं, नमाज का तो फिर आधे घंटे का ही ब्रेक होना है, ठीक है। अच्छा, आपने इसके असाइनमेंट में कुछ ज़्यादा नहीं करना। इसमें अगेन 6 कोई लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा आपका, उसमें +10 कर लीजिएगा। वही 16 डेज़ का असाइनमेंट है। इसमें आपने कुछ नहीं करना। आपने बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जो काम वर्क टाइप ऑफ वर्क इस्तेमाल होता है, जैसे एनुअल रिपेयरिंग होता है, डेली रिपेयरिंग होता है, ठीक है, या कुछ स्पेशल रिपेयरिंग चलती है, जैसे कॉलम जो होते हैं वो जब फेल हो जाते हैं बिल्डिंग में लगे लगे, तो उस पे कॉलम पे जो वर्किंग होती है वो रेट्रोफिटिंग कहलाती है। इस तरीके की कुछ वर्किंग्स होती हैं, आपने उसको बस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और आपने मुझे क्या बताना है, ओरिजिनल वर्क क्या है, मेजर वर्क क्या है, माइनर वर्क क्या है और पीटी वर्क क्या है। इसकी दो दो लाइन्स की बेटा डेफिनेशंस चाहिए, डेट्स इट। इसका असाइनमेंट बनाएं आप बेटा, ठीक है। और इसको वर्ड फॉर्म में बनाएं, वैन के वर्ड फॉर्मेट पे बनाएं, और अपने रोल नंबर और सब्जेक्ट और उसके कोड के साथ मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दें। मेरा ईमेल एड्रेस है halima@aligarh.edu.pk, halima@aligarh.edu.pk जो है ये मेरा आईडी है, ठीक है। आप इस पे मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। 16 दिसंबर तक आपको ये बनाना है बेटा, ठीक है। जब आप ये बना लेंगे तो मुझे सबमिट कर दीजिएगा। इस सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ हैं, और उन कहानियों को या उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है सिर्फ वो बताया गया है। फिर भी आपको इसमें कोई भी किस्म की क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो अदर देन असाइनमेंट, तो असाइनमेंट तो मैंने आपको बता दिया है, तो आप मुझसे बेटा डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, थ्रू ईमेल, जो मैंने आपको ईमेल बताई है अपनी। तो मैं आपको बेटा इंशाल्लाह वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे लेक्चर्स को प्लीज़ सुन लें, ठीक है। 1 घंटे का अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप उसे बाय पार्ट्स करके सुन लें, मगर सुन लें और मुझे इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना ख़ास ख्याल रखें इन हालात में, और ज़्यादा घर से बाहर मत निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर सुनने पर फोकस करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।